हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अधिगम के बारे में, हमने वहां पे उसके अर्थ के बारे में जाना, उसके जो थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए हैं सीखने के वो उसके बारे में हमने जाना, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, परिभाषाएं क्या क्या हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, जो बचते हैं हमारे अधिगम के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हैं हमारे, जैसे थॉर्नडाइक का हो जाता है, स्किनर का हो जाता है, पावलोव का हो जाता है, कॉलर कोफा का हो जाता है। तो जहां से हमारे क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावनाएं हैं, तो वो उसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत की अगर बात करें, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरीज को कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर, ठीक है, थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। बात करते हैं प्रवर्तक कौन है आपके, थॉर्नडाइक हैं, E.L. थॉर्नडाइक। 1913 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में, जो उस टाइम का एक बिल्कुल नया सिद्धांत था, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। कौन सी बुक में? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ठीक है, अगर बहुत सारे नाम इसके हमें एग्जाम के मतलब उसमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है। तो बात करें थॉर्नडाइक का, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कई बार खाली इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी एग्जामिनर जो है बोल देता है, तो हम कई बार पता होते हुए भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, संबंधवाद क्या, जो थॉर्नडाइक है वो बोलते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है, जब हम किसी चीज में संबंध स्थापित कर लेते हैं वही हमारा सीखना हो जाता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के भी संबंध ही तो स्थापित किया था। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है, जिस चीज के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, जिस चीज को देखकर हमारी प्रतिक्रिया जो है मतलब फटाफट से होने लगती है, वो क्या होता है, उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है। ठीक है, और जब उस चीज के प्रति जो हम करते हैं रिस्पॉन्स हमारा होता है, वो हमारी अनुक्रिया कहलाता है। इसलिए इसे उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जो सिद्धांत था जब उसको वेरीफाई ये कर रहे थे, जब इसको कर रहे थे प्रयोग, तो इन्होंने स्टिमुलस का ही प्रयोग जो किया था। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट इनको रिस्पॉन्स मिला था बिल्ली से। ठीक है, SR थ्योरी भी आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, कई बार हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ये कौन सी थ्योरी आ गई। ठीक है, तो SR थ्योरी भी इसे कहा जाता है, सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक का मानना है कि हम जो सीखते हैं, जब हम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो ही हम कोई चीज सीख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। हालांकि वुडवर्थ ने इसको कहा था कि ये थ्योरी जो है बेकार है। अब अगर हम किसी चीज को इस तरह से सीखने लगे तो हम तो प्रयत्न और त्रुटि ही करते रह जाएंगे, उसमें बहुत सारे हमें प्रयास करने पड़ेंगे, जो कि सही नहीं है। वुडवर्थ ने इनकी जो है थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो ये आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी हम इसको कह देते हैं। जो इनका सिद्धांत है वो क्या है, वो कहता है कि आप जब सीखते समय, आपकी सीखने की प्रक्रिया चल रही है, कोई विशेष स्थिति आपकी चल रही है, आप विशेष स्थिति में उद्दीपक का, आपके उद्दीपक जो है, आपका जिस भी चीज से आप मोटिवेट हो रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, उस चीज के प्रति आप विशिष्ट प्रतिक्रिया जब करते हैं, ठीक है, और उन दोनों में, किसमें, उद्दीपक और आपकी जो विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, सॉरी, आपका जो स्टिमुलस है और आपका रिस्पॉन्स है, जब उन दोनों में एक रिलेशन बन जाता है, दोनों में एक संबंध बन जाता है, तो आपकी सीखने की प्रक्रिया जो है अच्छी हो जाती है, वही आपकी सीखना, वो आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा है इन्होंने, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जब आप एक रिलेशन बना लेते हैं, आपको रिलेशन बनाना है, आप जो भी सीख रहे हैं आप में उस आपकी उस प्रक्रिया में, आपकी सीखने की प्रक्रिया में
जो भी आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा, आपके उद्दीपक का काम करेगा, और जो आप उस उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप उस उद्दीपक के प्रति जो आपकी अनुक्रिया हो रही है, जब आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में आपका रिलेशन बन जाएगा तो आपका वो अधिगम कहलाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो आपकी संबंध स्थापित करना ही होता है। जब आप संबंध स्थापित कर लेंगे तो आपका जो है अधिगम हो जाएगा। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो फिर हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट बचते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, जो उन्होंने प्रयोग किया था, वो एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली को क्या किया उन्होंने, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, और जो पिंजरे का दरवाजा था एक मतलब ऐसी खटक की आवाज के साथ खुलता था, जैसे ही उस बटन पर उसका पैर आता था बिल्ली का, जैसे वो उछल कूद कर रही थी उसमें, क्योंकि उसके सामने जो है भोजन रख दिया गया था और वो कई दिनों से भूखी थी, तो वो उछल कूद कर रही थी। उछल कूद करते करते समय जब उसका उस बटन पर पैर आता, वो खटके की आवाज के साथ खुल जाता और बिल्ली जो है भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो ऐसा ही उसमें बहुत सारे उसने प्रयास किए, उसमें त्रुटि भी हुई। तो इसी के आधार पर जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। बात करते हैं कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है उसके गुण क्या क्या हैं। जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि SR थ्योरी इसको कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक मानते थे कि जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, उन दोनों को जो आपस में रिलेशन है वो ही हमारे सीखने का आधारभूत कारण बनता है। जब हम उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अपनी अनुक्रिया देते हैं, तो उन दोनों के बीच संबंध बन जाता है और यही हमारा अधिगम की प्रक्रिया या अधिगम आप इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने उद्दीपक व प्रतिक्रिया को जो है के संबंध को, जो उनका रिलेशन बना है, उसको सीखने का आधारभूत कारण माना है। नेक्स्ट बात करें, प्रेरणा को विशेष महत्व में दिया गया है, क्योंकि जो स्टिमुलस था वो बिल्ली को क्या कर रहा था, प्रेरित ही तो कर रहा था, क्योंकि वो भूखी थी, सामने उसके खाना रखा था, उसे कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा मिल रही थी कि मैं अगर ये प्रयास और त्रुटि करूंगी तो मुझे वो भोजन मिल जाएगा और मेरी भूख जो है शांत हो जाएगी। तो इसमें सिद्धांत में जो है प्रेरणा को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए भी इसको अच्छा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो ये सिद्धांत है ये तीनों अंगों को लेकर जो है आपका अधिगम करता है, आपका विकास करता है। आप इसमें क्रियात्मक रूप से भी इन्वॉल्व रहते हैं, आप इसमें भावात्मक रूप से भी और इसमें ज्ञानात्मक रूप से भी, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, प्रयास और त्रुटि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञानात्मक पक्ष को भी मजबूत करती है। आप फिजिकल एक्टिविटीज इसमें कर रहे हैं तो आपका क्रियात्मक पक्ष भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। आप भूखे थे, जो वो बिल्ली थी वो भूखी थी, कहीं ना कहीं उसकी भावात्मक जो उसका पक्ष था वो भी इसमें सक्रिय था। इसी वजह से उसका जो है ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है मतलब इसको कहा जा सकता है कि इसमें क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक तीनों जो है पक्षों का आपका ध्यान रखा गया है, तीनों को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं इसके गुण। कुछ इसके दोष भी हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था, वुडवर्थ ने इसको क्रिटिसाइज किया था, और भी बहुत सारे जो हैं मनोवैज्ञानिक थे, स्किनर ने भी कहा कि भाई कुछ समय के लिए तो ये अभ्यास का जो और त्रुटि का नियम था ये ठीक रहा, चलता रहा, लेकिन अब इसको जरूरत है कि और सिद्धांतों के साथ इसको सुधारा जाए और सिद्धांतों को जो है प्रकाश पुंज इस पर डाला जाए, ताकि इसको पता चले कि ऐसा नहीं है कि तुम प्रयास ही करते रहो, त्रुटि ही करते रहो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने समय की बर्बादी करोगे, बहुत सारी जो है आपकी वेस्टेज इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें दोष अगर बात करें तो इसमें व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। आप किसी चीज को अगर आपको बता दिया जाए कि आप यहाँ से ऐसे खोल लीजिएगा इस बटन को, तो आप 1 सेकंड में उस चीज को सीख जाएंगे और आप इजीली वो काम कर सकते हैं। आप क्यों खामखा उस मतलब बिल्ली जो है बार बार उछल कूद कर रही है उसपे, उसको अगर बता देते तो वो सीख जाती आसानी से। ठीक है भाई, बताने से अगर, क्योंकि जो है जानवरों को आप एजुकेट कर सकते हैं, आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं ना जानवरों को। अगर हम किसी चीज को, जानवर की ना बात करें, इंसानों की अगर बात करें, हम किसी चीज को खोलने की बात है, अगर मैं किसी पिंजरे में ऐसे बच्चे को रख दूं और वो उछल कूद करता रहे, मैं उसको बताऊं ना, अगर मैं उसको बता दूं तो फटाफट से सीख जाएगा, खोलेगा, बाहर आ जाएगा, तो उसके जो प्रयत्न है वो व्यर्थ के वो बच जाएंगे।
ठीक है, तो व्यर्थ के प्रयत्नों पर यहाँ पर बल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सीखने की विधि को तो स्पष्ट करता है लेकिन कारण नहीं बताता। बिल्ली को बंद कर दिया गया सामने, उसको मतलब ये तो बता दिया कि जैसे भी करोगे तुम खोल लोगे इसको, लेकिन क्यों खोलना है ये नहीं बताया गया है। सिर्फ भोजन रखा गया था, उसका कारण नहीं बताया गया था कि आपको जो है ये खोलकर आना है। ठीक है, तो ये सीखने की विधि को स्पष्ट करता है, कारण को नहीं करता है, इसलिए भी जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा में इसका महत्व क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, बार बार कुछ गलतियां करते रहते हैं, तो उनके लिए जो है ये प्रभावी हो सकता है, क्या होता ही है, उपयोगी है उनके लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो धैर्य व परिश्रम के गुण को विकसित करने में ये बहुत ज्यादा सफल हुआ है, क्योंकि क्या है इसमें प्रयास और त्रुटि जो है हमें करनी पड़ती है और कोई भी चीज इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती, तो हमारे अंदर धैर्य रखने का मतलब गुण आ जाता है और हम बार बार किसी चीज को कर रहे हैं तो प्रयास का परिश्रम का गुण भी हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये हुई थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात। नेक्स्ट बात करेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं स्किनर के सिद्धांत की, पावलोव के सिद्धांत की। ठीक है, हेलो, अब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला सिद्धांत है, सिद्धांत अधिगम का जो सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत। इसे प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव जो थे उनका पूरा नाम था आईपी पावलोव। 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। ठीक है, कुत्ते का क्या, इन्होंने जो मतलब इनकी जो लार ग्रंथियां थी उनका ऑपरेशन कर दिया और उसको एक शीशी में या एक जार में उन्होंने फिट कर दिया नली के थ्रू, कि जैसे ही उसे कुत्ते को भोजन दिखाया जाता तो भोजन देखते ही क्या है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा जो लार का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने वो एक पाइप के थ्रू, एक नली के थ्रू जो है उन्होंने जार में छोड़ दिया। पहले उन्होंने भोजन दिखाया उसको, उसकी लार आनी शुरू हो गई, फिर उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो उन्होंने देखा कि कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं था। फिर उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया और इस तरह से अपना जो है मैकेनिज्म जो था उनका वो सेटअप कर लिया उन्होंने। तो फिर क्या किया कि वे कुत्ते को भोजन देते और घंटी बजाते, उससे पहले घंटी बजते ही उसको भोजन दे देते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन दोनों में जो भोजन था और घंटी थी दोनों में कंडीशनिंग हो गई, दोनों में एक संबंध स्थापित हो गया कि जैसे ही घंटी बजती और कुत्ते जो है मतलब वो लार जो है वो उसमें ग्लास में आनी शुरू हो जाती, मतलब उसके लार का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता था। तो फिर उन्होंने किया कि सिर्फ घंटी बजा दी और भोजन नहीं दिया, फिर भी उन्होंने देखा कि जो है लार का सिक्रेशन हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि जो स्वाभाविक उत्तेजक है, स्वाभाविक उत्तेजक क्या था, भोजन था। वही भोजन को देखते ही तो हमारा जो है भूख का एहसास होता है, लार आनी शुरू हो जाती है, कि जो स्वाभाविक उत्तेजक है, जो प्रतिक्रिया उसके प्रति होती है, अगर हम उसको अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ जोड़ दें तो अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ भी वही प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यही इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इनकी थ्योरी कहलाई। इन्होंने कहा कि स्वाभाविक उत्तेजक, इनका फूड था स्वाभाविक उत्तेजक। भाई आप खाना देखेंगे तो आपका लार का सिक्रेशन होगा कि नहीं होगा, फूड क्या है, एक स्वाभाविक उत्तेजक है, आप उसके प्रति क्या है, प्रतिक्रिया करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि जो उसी के समान अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति जब प्रतिक्रिया होने लगती है, वही उन्होंने कहा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कि इनमें संबंध बन जाता है, संबद्ध हो जाती है इनके साथ जो प्रतिक्रिया होनी होती है। ठीक है, इसमें क्या था, खाना स्वाभाविक उत्तेजक था, उन्होंने खाना दिया, लार जो है लार का सिक्रेशन शुरू हो जाता था। फिर उन्होंने घंटी बजाने के बाद भोजन दिया, तो जो सिर्फ खाली घंटी भी बजाई उन्होंने, वो एक अस्वाभाविक उत्तेजक था। ठीक है, कोई घंटी को देख के थोड़ी लार आती है। ठीक है, तो और जो लार थी वो क्या थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। तो इन्होंने कहा कि जब स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति समान प्रतिक्रिया होने लगती है
तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जो है मतलब संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आप उसे कह सकते हैं। जो पावलोव का सिद्धांत था उसी के समर्थन में हमारे जो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं वॉटसन, जिन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए और जो आप मुझसे चाहें बनवा लीजिए उन बच्चों को, मैं उनको चोर, पुलिस, डाकू, मतलब सिपाही और जो है डॉक्टर, इंजीनियर, आप जो बोलेंगे मैं उनको बना के दे दूंगा। तो उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए एक सिद्धांत कहा जाता है रेनर उनकी पत्नी का नाम था, रेनर वॉटसन का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को समर्थन देने के लिए उनका खुद का बेटा था अल्बर्ट, छोटा बच्चा था, तो उनके घर में खरगोश थे। जैसे ही वो बच्चा उस खरगोश के पास जाता तो वो क्या करते कि बहुत तेज आवाज जो है कोई ध्वनि निकाल देते जिससे वो डर जाता। ऐसे ही इन्होंने मतलब जारी रखा, तो धीरे धीरे देखने में ये आया कि अल्बर्ट ना सिर्फ उस खरगोश से बल्कि उसके समान जो भी उसको सफेद वस्तु मिलती थी, या फर वाला कोट हो जाता या कोई और जानवर सफेद जो होता, उससे भी वो डरने लगता था और बिना उस आवाज के भी वो सिर्फ उसे देखते ही वो डरने लगा था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक में जो है कहीं ना कहीं संबंध बन जाता है और उसी के फलस्वरूप आप अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति भी वो प्रतिक्रिया देने लगते हैं जो आप स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति देते हैं। ठीक है, तो ये पावलोव का सिद्धांत था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर इसके जो गुण दोष हैं, कुछ जो इसका शिक्षा में महत्व है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं जो पावलोव का सिद्धांत है उसकी उपयोगिता क्या है। उससे पहले जो इन्होंने संबद्धता का जिक्र किया है, इन्होंने कहा है कि संबद्धता क्या है, जब स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाती है, वो ही इन्होंने संबद्धता कहा है। इन्होंने संबद्धता जो होती है 2 प्रकार की होती है, प्राचीन संबद्धता और यांत्रिक। ठीक है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है, क्लासिकल, और ये हो जाती है इंस्ट्रूमेंटल। एक आपका आ जाता है प्रबलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, वो यांत्रिक संबद्धता को ही प्रबलन का सिद्धांत कहा जाता है। आप किसी चीज के साथ, किसी प्रतिक्रिया के साथ आप कोई इन्फोर्समेंट जोड़ दें, रीइंफोर्समेंट आप जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रबलन का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग यही है जो पावलोव ने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत का जो प्रयोग है वो उसकी उपयोगिता क्या है। आदत निर्माण में सबसे पहला हो जाता है आदत निर्माण में, जैसा कि उन्होंने अपने प्रयोग से सिद्ध भी किया है कि जब वो भोजन के साथ घंटी बजा के भोजन को देते थे कुत्ते को, और फिर वो बाद में बिना सिर्फ घंटी बजाने लगे फिर भी लार जो है टपकने लगती थी, यानी कि कुत्ते को कहीं ना कहीं आदत हो चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार का व्यवहार करने की। तो पावलोव का जो सिद्धांत है वो आदत को डेवलप करने में सहायक है। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं इसका भाषा विकास में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे अंदर बुरी आदतें हो जाती हैं, उनको छोड़ने में भी हम इस सिद्धांत का प्रयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका यूज जो है सामाजिकरण में कर सकते हैं। बच्चे का जो सामाजिकरण है, बच्चे का जो सामाजिक विकास है, उसमें भी आप इस सिद्धांत की जो है सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है पावलोव का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किनर के सिद्धांत की। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्किनर ने दिया था, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पावलोव का है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंडीशनिंग, और जो स्किनर का है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक थे आपके BF स्किनर। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो 2 पर किया था, कबूतर पर और चूहे पर। इन्होंने कहा कि जो प्राणी है उसमें 2 प्रकार का व्यवहार आपको देखने को मिलता है। पहला आपका हो जाता है अनुक्रिया और दूसरा हो जाता है आपका क्रिया प्रसूत। ठीक है, ये दूसरा हो जाता है, ये आपका पहला हो जाता है। अनुक्रिया किस पर आधारित होती है, जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है, वो उद्दीपक जो उसको उत्तेजना प्रदान करता है, उसके फलस्वरूप जो है वो अनुक्रिया को ही करता है।
ठीक है। और क्रिया प्रसूत क्या है, जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं वो कितनी बार उसको कर रहे हैं, उसको जो मापने की जो प्रक्रिया है वो क्रिया प्रसूत के दौरान के अंतर्गत उन्होंने रखा है कि इस प्रकार का जब प्राणी व्यवहार करता है तो वो क्रिया प्रसूत उसका ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपका वो कहलाता है। इन्होंने कहा कि जो अभिप्रेरणा है, जो आपका मोटिवेशन है, आपका जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, क्रियाशीलता, जो आपकी मोटिवेशन है वो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है और आपकी सीखने की दर जो है, सीखने के लिए वो उत्तरदायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि किसी क्रिया को करने के फलस्वरूप कोई बल देने वाला उद्दीपन मिलता है तो आपकी क्रिया शक्ति में वृद्धि हो जाती है। आप भूखे हैं, आपको खाना मिल गया, आप किसी पिंजरे में बंद थे, आपने खट से वो मतलब दब गया आपसे, और आपको वो मिलते ही जो है, दबते ही वो खाना आपको मिल गया, तो आपको संतोष की प्राप्ति हुई। ठीक है। आपका वो उस पर आपका पैर पड़ा, वो बंद, फिर से दोबारा वो बंद हो गया, तो क्या हुआ कि आपको जो संतोष मिला उसने आपकी जो क्रिया करने की जो है शक्ति है उसको बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। जब आप भूखे थे तब आपकी शक्ति अलग थी, और जो वो उद्दीपक था, जो वो भोजन था, उसको प्राप्त करने के बाद आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, 100% होगी। तो ये कहते हैं कि यदि किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल देने वाला आपको उद्दीपक मिल जाता है तो आपकी क्रिया शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और यही क्या है, यही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है कहलाता है। स्किनर ने जिसको कबूतर पर किया था, चूहे पर किया था, इन्होंने चूहे को उसमें बंद किया और एक बटन से वो भी पिंजरा खुल जाता था और वो खट की आवाज के साथ खुलता था। जैसे ही वो आवाज आती चूहा झट से बाहर जाता और भोजन जो है उठाकर खा लेता। ठीक है, तो इस प्रकार से पुनर्बलन मिलता था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके उपयोग क्या हैं, सबसे पहला जो अभी हमने जिक्र किया पुनर्बलन का, आप पुनर्बलन के महत्व को जानते हैं, समझते हैं, आप अपनी शैक्षिक प्रक्रिया में आप इसका यूज कर सकते हैं कि आप पुनर्बलन को देने पर कैसे बच्चे की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसकी सीखने की क्षमताओं में आप वृद्धि आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका संतोष की प्राप्ति। बच्चे को जब आप किसी कार्य के प्रति पुनर्बलन देंगे, वो अच्छा हो सकता है, नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रकार का आप पुनर्बलन दे सकते हैं, तो जैसा उसको संतोष होगा ऐसा ही वो आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। नेक्स्ट आपको इसके परिणाम की आपको जानकारी हो जाती है कि आपने वो अच्छा किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट आपका है सीखने का आपका जो स्वरूप है, सीखने की आपकी जो प्रक्रिया है उसकी रूपरेखा आपको आसानी से पता चल जाती है, आपको एक रूपरेखा प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया है स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको थ्योरी इसको कहा जाता है। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब मुझे भी होता है। मैं कई बार मेरा 2 बार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, क्लासिकल या ऑपरेंट कंडीशनिंग का, तो थोड़ा सा अपने लेवल से बता रही हूँ, थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा कि पावलोव ने कौन सा दिया था और स्किनर ने कौन सा दिया था। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलर कोफ्का का बचता है उस पर डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट सिद्धांत बचता है हमारा कॉलर का सूझ का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी से कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना सूझ का सिद्धांत को। तो इसके प्रवर्तक जो थे कॉलर, कोफ्का और वर्दीमिर थे। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो वर्दीमिर कहे जाते हैं, लेकिन आपको जो है ज्यादातर कॉलर देखने को मिलेगा। सूझ का सिद्धांत जब भी बात आती है तो कॉलर को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है। इन तीनों ने जो है एक मतलब संयुक्त रूप से इसका जो है अध्ययन किया था, इसका प्रयोग जो है किया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर ये किया गया था। कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था। इन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया, कुछ केले जो है ऊपर छत से लटका दिए, कुछ बॉक्स रख दिए, कुछ छड़ियां रख दी, और मतलब जब उसे भूख लगी तो उसने क्या है पूरे कमरे का अवलोकन किया और केले को उतारने का जो है उसने प्रयास किया। पहले 1 डब्बा रखा, फिर 2 डब्बे रखे, फिर 3 डब्बे रखे। जब भी नहीं पहुंच पाया तो उसने छड़ियों का इस्तेमाल किया, 1 छड़ी जोड़ी, 2 छड़ी जोड़ी, 3 छड़ी जोड़ी, तो वो फाइनली जो है केलों तक पहुंच गया। तो इस प्रकार से उसने जो है अपनी समस्या को पूर्ण रूप से देखा, ना कि उसको अंशों में बांट कर देखा। इसीलिए इसको पूर्ण सिद्धांत या पूर्ण जो है इसको होल
कहा जाता है। ठीक है, तो सूझ की विशेषताएं कैसी होती हैं? सूझ की जो प्रकृति होती है वो संज्ञानात्मक होती है, वो ज्ञान पर आधारित होती है। यानी कि आपके पास जो आपका संज्ञान है वो डेवलप है, तभी आपके अंदर जो है सूझ आ सकती है। आप ये नेक्स्ट जो है आपका ये अचानक से प्राप्त होता है, आपको झट से आइडिया आएगा, अचानक से बैठे बैठे आपको कोई आइडिया जो है किसी समस्या का समाधान आपको अचानक से आ जाएगा। और जो सूझ से जो इस तरह से आपको जो समस्या का समाधान मिलता है वो लगभग स्थायी मिलता है, आप उसको इजीली भूल नहीं पाते। ठीक है, और नेक्स्ट होता है जो सूझ की प्रवृत्ति होती है वो आपके मानसिक चिंतन पर बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा में इसके क्या उपयोग हैं। ये आप में तत्परता का विकास करती है, बच्चे को आप रेडी रखते हैं किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, वो आप मतलब उसको आप उसके अंदर जो है तत्परता को, रेडीनेस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं, आप किसी समस्या को टुकड़ों टुकड़ों में न बांटकर एक पूर्ण समस्या बच्चे के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका जिज्ञासा आपके अंदर आती है, और जब आप किसी काम को करते हैं उसका एक सकारात्मक आपको परिणाम मिलता है तो आप फिर उसके लिए प्रेरित भी हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कॉलर का सिद्धांत, ये हमारे अधिगम के सिद्धांत जो हैं पूरे हो गए हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे इस एक वीडियो से। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, मल्टीपल टाइम आपको देखने की जरूरत हो सकती है। जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये चीजें जो है मेमोरी में आपके सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो लगे रहिए, फिर आपका जो है इसी तरह आपका और हमारा साथ जो है बना रहेगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।